किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नरमा और कपास की बिजाई के ऊपर। और ये चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि सभी किसान भाई सरसों की कटाई के बाद नरमा और कपास की बिजाई जो है करना शुरू कर रहे हैं। साथियों, इसके साथ साथ मैं एक खुशखबरी और भी बता देता हूँ कि अब की बार जो नहरबंदी का फैसला था वो लगभग सरकार ने टाल दिया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के जो बयान आए थे कि अब की बार नहीं होगी नहरबंदी। हो सकता है कि नहरों में पानी सुचारू रूप से चलता रहे और किसान को समय पर बिजाई करने का मौका मिले। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं और जो मेरे अनुभव के हिसाब से आपको बताने की या समझाने की कोशिश करता हूं। इसीलिए आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। साथियों, हर एक दोस्त को जागरूक करने के लिए, इन बातों को बताने के लिए शेयर करना अति आवश्यक है। शेयर जरूर करें ताकि उन किसान भाइयों को भी इन बातों का पता चले। साथियों, नरमा और कपास दोनों के अंदर एक उखेड़ा नाम की बीमारी जो है ये किसान की दुश्मन बनी हुई है। जब किसान पूरी साल मेहनत करने के बाद फसल तैयार करता है तो आखिर में जाके ये कह देता है कि नरमा 60 मार गया, कपास 60 मार गई। नरमा में तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है, कपास में थोड़ी कम समस्या आती है। साथियों, ये समस्या क्यों आती है? क्योंकि जिन खेतों के अंदर लगातार हम नरमा की बिजाई कर रहे हैं या एक फसल छोड़ के दूसरी फसल में कर रहे हैं, उन सभी खेतों के अंदर ये समस्या आती है। 5-6 साल यदि हम नरमा की बिजाई नहीं करते हैं, यदि उस खेत के अंदर नरमा की बिजाई करते हैं तो उस खेत में समस्या नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस खेत के अंदर फंगस की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। फंगस, अनेक प्रकार की फंगस ऐसी है जिनके नाम यदि लेना चाहे तो हजारों प्रकार की फंगस जमीन के अंदर मौजूद है। तो कुछ हानिकारक भी हैं, कुछ मित्र भी हैं। परंतु मित्र फंगस की कमी होने के कारण हानिकारक फंगस जो है वो पौधों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जब हम बिजाई करते हैं उसी टाइम से ही फंगस पौधे के चारों ओर घूमना शुरू कर देती है और उसकी जड़ों को कमजोर करती रहती है। धीरे धीरे पौधा ग्रो करता रहता है, चलता रहता है, ग्रो करता रहता है, चलता रहता है और वो जड़ें जो है फंगस लगने के कारण कमजोर होती रहती है। परंतु जब पौधा पीक पर होता है, अपने फाल के हिसाब से उसे बहुत ज़्यादा खुराक की जरूरत होती है, उस समय वो अपनी कमजोर जड़ों से वो उस भोजन की पूर्ति नहीं कर सकता और जिसके कारण वो अपना कार्य बंद करके और अपना जीवन समाप्त कर लेता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता। पौधा मनुष्य की तरह सजीव है, वो भरपूर कोशिश करता है कि जिंदा रहे रहे अपने हर एक टिंडे को, हर एक गुड्डी को पनपाए, बढ़ाए। परंतु जड़ें जो उनका साथ नहीं देती हैं तो वो अपनी जो है हार मान लेता है और वो अपनी मृत्यु की ओर चलता है, जिसे हम उखेड़ा कहते हैं। साथियों, इन जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। साथियों, बहुत से किसान भाई जैविक तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बहुत से किसान भाई रासायनिक तरीके से भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप जैविक तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके अंदर सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है ट्राइकोडर्मा। यदि आप ट्राइकोडर्मा का लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपने खेत में, चाहे बीज उपचार के हिसाब से हो, चाहे ड्रिंकिंग के हिसाब से हो, चाहे गोबर की खाद में मिलाकर उसे मल्टीप्लाई करने के हिसाब से हो, जिस भी तरीके से ट्राइकोडर्मा अपने खेत में आप डाल रहे हैं, तो आप मान के चलो कि आपके खेत के अंदर जो उखेड़ा नाम की बीमारी है वह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। परंतु ये बात एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो किसान भाई ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें या कोई शुरू करे तो ट्राइकोडर्मा नया होना चाहिए, विश्वसनीय जगह से लेना होना चाहिए और ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते समय शाम 6 बजे के बाद के अंदर गीली जमीन के अंदर ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिन के अंदर धूप में या पुराने ट्राइकोडर्मा को यदि हम यूज करेंगे तो उसके कतई कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। नंबर 2, ट्राइकोडर्मा को लगातार 2-3 वर्ष तक आप यूज करेंगे तो ट्राइकोडर्मा अपना रिजल्ट दिखाने लगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है और वो फंगस धीरे धीरे अपनी संख्या जमीन में पूरी करेगी और उसके बाद में हानिकारक फंगस को खाएगी। इससे उखेड़ा रोग काफी हद तक कंट्रोल होता है। दूसरी बात हम जैव रासायनिक में करते हैं।
रासायनिक में इसका सबसे बढ़िया स्रोत है कार्बोडिजम। कार्बोडिजम 50 WP का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो उस खेत के अंदर उखेड़ा का कंट्रोल होना तय। यह एक रासायनिक में है। कार्बोडिजम का आप धूप में भी कर सकते हैं। पाउडर को यदि आप मिट्टी में मिला के ज़मीन में पानी से पहले भी छिड़क सकते हैं। गीली ज़मीन में छिड़क के उसके ऊपर बुआई भी कर सकते हैं। टंकी के अंदर पानी में घोलकर उसका स्प्रे की टंकी के द्वारा ज़मीन में छिड़काव भी कर गीली ज़मीन में कर सकते हैं। आप जिस भी तरह से जो मर्जी चाहो रासायनिक जो फंगिसाइड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार यदि आप फसल के अंदर 2 बार कार्बोडिजम का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो नरमा के उखेड़ा लगने वाला है वो रोग काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। साथियों, बिजाई करते समय से जरूर इस बात का ध्यान रखें कि चाहे हमें पौधे दर पौधे ड्रेंचिंग करनी पड़े, चाहे हमें जो खाली ज़मीन में गिल्ली होने के बाद उसमें टंकी द्वारा छिड़काव करना पड़े, चाहे खाद में मिलाकर उसको गोबर की खाद में मिलाकर उसको ज़मीन में छिड़काव करना पड़े, चाहे ट्राइकोडर्मा हो, चाहे जैविक में और चाहे रासायनिक में कार्बोडिजम हो, किसी न किसी चीज़ का प्रयोग करके ही नरमा की बिजाई करें। साथियों, लगातार आप 2 बार यदि इसका प्रयोग करेंगे तो आपके जो उखेड़ा की बीमारी है वो कंट्रोल होने काफ़ी तक कंट्रोल होगी। तीसरी बात मैं एक और बता देना चाहता हूँ कि कुछ किसान भाई सरसों की खली का प्रयोग करते हैं। साथियों, सरसों की खली ही एक कारगर उपाय है। यदि हम 25-30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली का इस्तेमाल नरमा के खेत में करेंगे तो सरसों की खली फंगस को मारती है, निमाटोड नामक रोग को रोकती है और साथ में पौधे को न्यूट्रिशन भी उपलब्ध कराती है और जमीन में कार्बन भी बढ़ाती है। तो बहुत से किसान भाई सरसों की खली का भी प्रयोग कर रहे हैं। अरंडी की खली का भी प्रयोग लाभदायक है। नीम की खली का भी प्रयोग लाभदायक। साथियों, फंगस को मारने के लिए तीनों ही खलियाँ, जो तीनों ही खड़े ये कारगर हैं, पर इसका इस्तेमाल आप फसल दर फसल करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। क्योंकि जैविक में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो 1, 2, 3 फसल लगातार करेंगे तभी रिजल्ट आपको दिखाई देने लगेगा। रासायनिक का रिजल्ट तुरंत आता है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर किसान तक इस बात को पहुँचाएँ ताकि वो किसान समय रहते अपने उखेड़ा रोग को कंट्रोल करने की कार्रवाई शुरू कर सके। ये साथियों, ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ट्राइकोडर्मा 180-200 रुपये के लगभग आता है और ट्राइकोडर्मा आप मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो आप 250 ग्राम को भी 200 लीटर बना सकते हैं। 250 ग्राम को भी 200 लीटर बना सकते हैं। और यदि मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो 1-1.5 किलो जो है पाउडर फॉर्म वाला हो या 1-1.5 लीटर लिक्विड वाला हो तो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना अति आवश्यक है। दूसरी, कार्बोडिजम लगभग आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, चाहे उसे पानी में घोल कर ड्रेंचिंग करें, जो भी उपाय आप जानते हैं या करते हैं, आधा किलो के हिसाब से कार्बोडिजम का प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन में प्रयोग करें। इन दोनों ही वस्तुओं का बिजाई के समय और एक बार जब बरसात हो उस समय, दोनों ही 2 टाइम यदि हम इन दोनों चीज़ों का कोई सी भी एक ले लेते हैं करते हैं तो मान के चलो कि हमारे खेत का उखेड़ा कंट्रोल होना स्वाभाविक है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं ताकि उस किसान को भी फायदा हो सके। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी जो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं और आपको सचेत करने की कोशिश करता हूं कि गलती न करें। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कहावत बैठती है कि आप पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि किसान का एक जो सिस्टम है वो पहले 1 रुपया खर्च नहीं करता, परंतु जब बीमारी आती है तो वो हज़ारों रुपए खर्च कर देता है। इसलिए अपना जो प्रबंध है उखेड़ा रोग का शुरू से ही उसको रोकने की शुरुआत यदि हम करेंगे तो हमारा खर्चा भी बचेगा और हमारी फसल भी बचेगी। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए और अपने ही चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।